Hello dear students, now we will discuss a unit 4th of Atomic and Molecular Physics whose title name is Atom in External Field. Dear student, इसमें हम जो स्पेक्ट्रा स्टडी करते आ रहे हैं, जो हमने तीनों यूनिट्स में स्टडी किए, अब हम उन्हीं एटम्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उस पर क्या इफेक्ट होता है. क्लियर है? तो एक्सटर्नल फील्ड में एटम को रखने से उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं. उस अकॉर्डिंग हम कुछ 4-5 फिनोमिनाज है जिनको स्टडी करेंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे जीमन इफेक्ट. जीमन इफेक्ट में आपके पास दो टाइप्स हैं जिनको मैं स्टडी करवाऊंगी आपको यहाँ पे. नॉर्मल जीमन इफेक्ट एंड एनोमलस जीमन इफेक्ट. क्लियर है? ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है. इसके दो सब पार्ट्स आपके पास हैं. सेकंड होगा आपके पास पाश्चन इफेक्ट. ओके. थर्ड वन योर स्टार्क इफेक्ट. ये हमारा इस फोर्थ यूनिट का हाफ सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जीमन इफेक्ट. और आज हम जीमन इफेक्ट का भी एक पर्टिकुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉर्मल जीमन इफेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे जीमन इफेक्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को बताना चाहती हूँ आपको कि जीमन इफेक्ट होता क्या है. इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा. जीमन इफेक्ट जो है दैट इज व्हेन अ लाइट सोर्स giving line spectrum is placed in an external magnetic field, the spectral lines emitted by the atom of the source are split into a number of polarized component. This effect of magnetic field on atomic spectral line is called Zeeman effect. Clear है? अगर मैं इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो जीमन इफेक्ट को आप क्या कह सकते हो कि अगर आप किसी भी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, मींस ये एटम है, हमने इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो जो इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही थी वो लाइंस अब फर्दर लाइन में स्प्लिट हो जाएंगी और इस स्प्लिटिंग को ही जीमन इफेक्ट कहा जाता है. क्लियर है? अगर एक सिंगल लाइन 3 लाइन में डिवाइड होती है तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल जीमन इफेक्ट. क्लियर है? अगर सिंगल लाइन 3 से ज्यादा लाइन में स्प्लिट होती है तो हम उसको बोलते हैं एनोमलस जीमन इफेक्ट. अब ऐसा क्यों होता है वो जैसे जैसे मैं आपको ये दोनों आर्टिकल्स करवाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा. बस आप ध्यान रखो कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन अगर 3 पार्ट में डिवाइड होगी, मीन्स 3 लाइंस में डिवाइड होगी, तो हम उसको नॉर्मल जीमन इफेक्ट बोलेंगे. अगर वो मोर देन 3 कंपोनेंट में डिवाइड होती है तो हम उसको एनोमलस जीमन इफेक्ट बोलेंगे. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमने जीमन इफेक्ट को जीमन इफेक्ट ही क्यों बोला, क्योंकि ये इफेक्ट जो है ये सबसे पहले 1896 में जीमन ने ऑब्जर्व किया था. दैट्स वाई हमने इसका नाम रख दिया जीमन इफेक्ट. क्लियर है? अब मैं अपने मेन जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है नॉर्मल जीमन इफेक्ट. हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा कि स्पेक्ट्रल लाइन जब 1 से 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट. अब मैंने इसको थोड़ा डायग्राम से शो करने की कोशिश की है. ये हमारे पास उस टाइम का स्पेक्ट्रा है या स्पेक्ट्रल लाइन है जब हमने बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एटॉमिक सिस्टम या जो आपका लाइट सोर्स सिस्टम है उस पे नहीं लगाई है. फिर उसी को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब लाइट सोर्स सिस्टम पे हमने फील्ड नहीं लगाई तो हमें ये लाइन मिल रही है. जब हम उस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये सिंगल लाइन आगे 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और ये 3 कंपोनेंट्स जो बन रहे हैं इनकी स्पेशलिटी ये होगी कि ये तीनों के तीनों कंपोनेंट पोलराइज्ड कंपोनेंट होंगे. ठीक है? जो सेंट्रल लाइन है उसको हम पाई से डिनोट करेंगे, जो इससे पीछे और आगे की तरफ बनेगी उन दोनों को हम सिग्मा कंपोनेंट्स बोलेंगे. क्लियर है? जो हमारा पाई कंपोनेंट होता है इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा
वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाइब्रेट करेगा। मीन्स द इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेशन फॉर दिस कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जबकि ये दोनों जो आप कंपोनेंट यहां पर बना रहे हो, इनकी वाइब्रेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में जाएंगी। क्लियर? ये हमारे पास हो गया डायग्राम। अब हम इसकी डेरिवेशन करना चाहते हैं, तो इसकी डेरिवेशन से पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट हमें उन एटम्स में मिलेगा या उन लेवल्स में मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्पेक्ट्रल लाइंस की जब ट्रांजिशन होती है तो 2 लेवल यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एटम जिनमें ये जो 2 लेवल यूज हो रहे हैं, इनकी स्पिन 0 हो, वहीं पे नॉर्मल जीमन इफेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद ये आपके बुक में मेंशन ना हो, और जब आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो हमें ये ना समझ में आए कि हम कब इसको नॉर्मल के अकॉर्डिंग करेंगे और कब एनॉमलस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस चीज को आप माइंड में क्लियर रखिए कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट उस टाइम पे एटम के अंदर प्रोसीड होगा जब आपके पास ट्रांजिशन करने वाले दोनों लेवल्स की स्पिन 0। क्लियर है? मींस हमें एस जो है वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट के केस में 0 लेना है। ठीक है, अब आपने देखा है कि क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स में जो बेसिक डिफरेंस है एटम के साथ डील करने का, वो यही है कि क्लासिकल में हम स्पिन की बात नहीं करते और क्वांटम में हम स्पिन की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में ही ट्रांजिशन में स्पिन 0 होगी तभी ये ट्रांजिशन होगी। तो इट मीन्स इसको मैं क्लासिकल से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्वांटम से भी। तो सबसे पहले आज मैं इस जो आपको करवाने जा रही हूँ वो है क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है वो उसको कहाँ से मिलती है? जो उनके बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगी वहीं से मिलेगी। तो हमने ये कहा कि जब तक हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन के पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो ये थी m⍵²r, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व कर सकता है और क्लॉकवाइज भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने दोनों केसेस ले लिए। तो बाहर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बनाया है, एक में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज शो किया है और एक में क्लॉकवाइज। चाहे एंटी रिवॉल्व करे चाहे क्लॉकवाइज, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो मैंने दोनों में इनवर्ड एरो लगाया है और फोर्स का अमाउंट लिख दिया m⍵²r, जहां पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r डिस्टेंस है सेंटर से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो आप। अब आप सोच रहे हो कि मैं दोनों में एंगुलर वेलोसिटी भी बोल रही हूँ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इंटरचेंज टर्म्स में यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी कि वाई सम टाइम I used to say omega is the angular velocity and sometime I used to say it is the angular frequency। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। डेरिवेशन के टाइम पे आप यहाँ पे इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं वो मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ इन शॉर्ट मैं यही कह रही हूँ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कह रही हूँ ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। अब मैंने इन ऑर्बिट्स पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब कि ये मेरा पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर, और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये ले सकते हो, इट इज एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। अब मैंने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मीन्स या तो वो इस तरीके से आपने उसको अप्लाई किया। क्लियर है? मीन्स या तो वो ऐसे जा रही है
या वो पेज के अंदर जाती हुई आपको दिखाई देगी। क्लियर है ना? तो हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स, एक एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लगेगी। ये तो लग ही रही है, अब एडिशनल फोर्स जो लगेगी ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसका अमाउंट कितना होगा? बी क्यू वी। क्लियर है? क्यू चार्ज है, मैंने उसको ई लिख लिया, वी के प्लेस पे मैं ओमेगा आर लिख सकती हूँ। ये रिलेशन होती है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर के बीच में। वी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है? और बी मैग्नीट्यूड है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसके लिए। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोनों पे अप्लाई करो तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक केस में आउटवर्ड होगी और एक केस में इनवर्ड होगी। तो खुद सोचो, जिस केस में आउटवर्ड होगी वहां पे नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक फोर्स अंदर लग रही है और एक बाहर लग रही है, तो नेट फोर्स डिक्रीज। लेकिन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स इनवर्ड लगने लगेगी, तो देखो एक इनवर्ड ऑलरेडी लग रही है, एक फील्ड लगाने की वजह से इनवर्ड लग रही है, तो वहां पे जो नेट फोर्स बनेगी इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की नेट फोर्स इंक्रीज होगी और एक की डिक्रीज होगी। डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस, आइदर इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एंटी और क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो मीन्स जो आफ्टर फील्ड अप्लाइड, जो आपने फील्ड अप्लाई की उसके बाद आपके पास जो नेट फोर्स बनी वो ये बन गई, एफ डैश जो है वो एफ प्लस एफ भी होगी, प्लस माइनस, इट मे बी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। तो हमारे पास नेट फोर्स जो आ रही है वो ये आ रही है, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस माइनस बी ई ओमेगा आर। ठीक है? तो एफ डैश आपके पास क्या है? एम ओमेगा प्लस डी ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज तो आएगा ही आएगा, आर, इट इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस माइनस बी ई ओमेगा आर। क्लियर? ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद, ये मैग्नेटिक फील्ड से पहले और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर है? अब आप इसको ओपन कर सकते हो, तो स्टूडेंट्स हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि डी ओमेगा इज अ चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। तो डी ओमेगा स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो डी ओमेगा स्क्वायर, डी ओमेगा की जो हायर ऑर्डर टर्म्स आती हैं जैसे स्क्वायर है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आप इस टर्म को इग्नोर कर दो, क्योंकि डी ओमेगा स्मॉल है तो डी ओमेगा स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो हमारे पास रह जाएगा। क्लियर है? अब इसमें हम कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो डी ओमेगा की वैल्यू आपके पास आती है ई बी बाई 2m। अब आपको ये रिलेशन पता होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू, तो डी ओमेगा आपके पास आ जाएगा 2 पाई डी म्यू। अब इसको हम अगर यहाँ पुट करते हैं तो हम लीनियर फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो भी निकाल सकते हैं, दैट इज ई बी बाई 4 पाई एम। ठीक है? ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो ये चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये चेंज इन लीनियर फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये जो कंपोनेंट है ये बता रहा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हम प्लस में जाएंगे तो हमें नेक्स्ट कंपोनेंट मिलेगा, अगर लेस में जाते हैं तो हमें दूसरा कंपोनेंट मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बना के दिखाई थी ये चीज डायग्राम में कि एक ये कंपोनेंट है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट। ठीक है? अब इसके 3 कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो ओरिजिनल वही फ्रीक्वेंसी का होगा जो विदाउट फील्ड में था, एक थोड़ा इंक्रीज होगा, वो इतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, और एक इतने से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से क्लासिकल एक्सप्लेनेशन से हम इस चीज को ड्राइव कर चुके हैं, या हम कह दो कि इजीली ड्राइव कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, या एक लाइन जो 3 लाइन में स्प्लिट हो रही है, वो क्यों हो रही है।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, मान लो एक तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो दूसरे वालों की कम होगी, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा कि एक ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और जो इंक्रीज हो रही है वो इस तरफ, जो डिक्रीज हो रही है वो इस तरफ। इस तरह से हमारा नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो है वो क्लासिकली ऐसे एक्सप्लेन हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे बट बाय यूजिंग क्वांटम एक्सप्लेनेशन।